हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। यदि आप शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं तो ये क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होने वाले हैं। इस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। पिछले दो पार्ट्स में हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल किए हैं। उन दोनों वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंत में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था और आपसे कमेंट में उसका जवाब देने के लिए कहा था। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? नेशनल नॉलेज कमीशन ने कितने नेशनल यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने की सिफारिश की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50। 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज स्थापित करने की सिफारिश की थी नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है? नेशनल नॉलेज कमीशन ने हायर एजुकेशन में खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20%। 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का। तो इसका सही जवाब है 20%। आप वीडियो को रोककर प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, विकल्पों को पढ़कर जवाब देने की कोशिश कीजिए। इससे आप प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोठारी आयोग के अनुसार निम्न में से प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन का मुख्य कारण है या हैं? कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसका गठन 1964 में हुआ था, 66 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके अनुसार निम्न में से प्राथमिक स्तर पर अपव्यय यानी वेस्टेज एवं अवरोधन स्टैग्नेशन का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं या है? पहला है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का ना होना। बिल्कुल सही। जब कोठारी आयोग बना था, वो अपनी सिफारिशें दे रहा था, उस समय भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम नहीं था। बाद में वर्ष 2009 में आप जानते हैं RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को बच्चों के लिए यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है। दूसरा है अभिभावकों का निर्धन एवं अशिक्षित होना। ये भी कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन का मुख्य कारण बताया, क्योंकि भारत में उस समय अभिभावक निर्धन थे, अशिक्षित थे, इसलिए यह एक कारण था बच्चों का प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन का। तीसरा था स्कूलों की दूरी अधिक होना। उस समय विद्यालय बहुत दूर दूर होते थे, उस वजह से कई बच्चे या तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे किसी कक्षा में, या किसी वजह से फेल हो जाते थे, तो अपव्यय एवं अवरोधन हो जाता था। इस प्रकार उपरयुक्त सभी यानी ABC ये तीनों कारण बताए कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के। 3 अन्य कारण थे जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होना यानी ट्रेंड टीचर्स की कमी होना, शिक्षण संस्थाओं का साधन संपन्न होना यानी जो टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका साधन संपन्न होना, उनके पास रिसोर्सेज का अभाव होना, और तीसरा था उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होना, इंस्पेक्शन वगैरह की बेहतर व्यवस्था न होना। ये भी कारण बताए थे। तो ABC 3 ऊपर मैंने वहाँ बता दिए और 3 यहाँ पर बता दिए। ये कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के मुख्य कारण थे। अब मैं आपको थोड़ा सा
अवरोधन एवं अपव्यय को बता देता हूँ। अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च, यानी बेमतलब का खर्च करना, जिससे हम क्या कहते हैं, वेस्टेज। तो अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है फिजूल खर्च। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में होता है, जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम जैसे माध्यमिक, प्राथमिक या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है, तो उसे अपव्यय कहते हैं। यानी जब किसी बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश लिया या कॉलेज में प्रवेश लिया, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उसने प्रवेश लिया लेकिन पाठ्यक्रम को पूरे किए बिना बीच में ही वो उसे छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं अपव्यय यानी वेस्टेज। क्योंकि बच्चे ने उसमें क्या कर दिया, अपना समय भी वेस्ट किया, शक्ति भी वेस्ट किया और धन भी। इसलिए कि बच्चों में प्रवेश लेने से पढ़ाई बीच में छोड़ने तक जो समय, उसकी शक्ति और धन का व्यय हुआ वो व्यर्थ चला जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, अपव्यय। या दूसरी भाषा में कहें तो अपव्यय से हमारा तात्पर्य बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी कक्षा में स्कूल से हटा लेने से है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय से तात्पर्य किसी बच्चे के शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़कर चले जाने से, तो ये क्या है, अपव्यय यानी वेस्टेज। और दूसरा है अवरोधन। अवरोधन का मतलब होता है रुकावट यानी स्टेग्नेशन। अवरोधन से हमारा तात्पर्य है किसी बच्चे का किसी निम्न कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोके जाने से। अर्थात जब कोई बच्चा 1 साल 2 साल फेल हो जाता है किसी कक्षा में, तो उससे हम अवरोधन कहते हैं यानी स्टेग्नेशन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन से तात्पर्य किसी बच्चे के एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करने से है। यानी जैसे कोई कक्षा 1 साल में पास करनी है, उससे 2-3 साल लग रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवरोधन कहेंगे। क्योंकि इसमें भी बच्चे की शक्ति, उसका समय और धन का अतिरिक्त व्यय होता है। तो ये आप जान लीजिए, अपव्यय एवं अवरोधन दोनों शब्द हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों पर सर्वप्रथम विचार किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से किसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय यानी वेस्टेज एवं अवरोधन अर्थात स्टेग्नेशन के कारणों पर सर्वप्रथम विचार किया? इसका सही जवाब है हर्टाग समिति, जिसका गठन 1927 में हुआ था और 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन को सौंपी थी। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त होकर 1928 में भारत आया था। तो साइमन कमीशन ने ही एक उप समिति गठित की थी शिक्षा पर सुझाव देने के लिए, हर्टाग की अध्यक्षता में। हर्टाग का पूरा नाम था श्री फिलिप हर्टाग। तो श्री फिलिप हर्टाग के नेतृत्व में साइमन कमीशन ने एक उप समिति गठित की थी, जिसे हर्टाग समिति कहते हैं। और इसका काम था भारत में उस समय शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उन पर अपने विचार या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका कार्य था। तो हर्टाग समिति 1927-29 ने शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों पर सर्वप्रथम विचार किया था भारत में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन भारत आया था, उसी ने इससे गठित किया था उप समिति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? निरौपचारिक शिक्षा एक होती है औपचारिक, एक होती है निरौपचारिक। निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो प्राइमरी लेवल पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1979 में प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा प्रारंभ की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1979 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। तो ये किसके लिए थी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो किसी कारण से फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इनके लिए निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई थी 1979 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, लोक जुम्बिश कार्यक्रम किस प्रांत में चलाया गया? लोक जुम्बिश कार्यक्रम किस प्रांत में चलाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में चलाया गया था लोक जुम्बिश कार्यक्रम। और ये लोक जुम्बिश कार्यक्रम क्या था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, यानी 1992 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 1992 में स्वीडन की एक संस्था थी एवं भारत में प्रांतीय तथा केंद्र सरकारों के संयुक्त सहयोग से राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें जन सहभागिता पर विशेष बल दिया गया, यानी लोगों की जो सहभागिता है उस पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान में इसे भी जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, उसमें जोड़ दिया गया है। यह प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी सहयोग दे रहा है। तो जुम्बिश, जिसे लोक जुम्बिश कार्यक्रम कहते हैं, ये चलाया गया था राजस्थान में 1992 में स्वीडन, भारत में प्रांतीय तथा केंद्र सरकारों के संयुक्त सहयोग से। तो ध्यान में रख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA कहते हैं, एक है सर्व शिक्षा अभियान जो कि प्राइमरी शिक्षा के लिए है, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा, वो माध्यमिक शिक्षा के लिए है। इन दोनों को मिलाकर अब कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान एक क्या है, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था है जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक सम्मिलित किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं आंगनबाड़ी से, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका कह रहे हैं, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक सबको एकीकृत किया गया है, जिसे समग्र शिक्षा अभियान कहा जा रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब बना था? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2001 में, ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन एक माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निश्चित माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं, 1952 में गठित हुआ था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए थे। तो जो उद्देश्य बताए गए थे उनमें से यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक उनमें नहीं था? ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निश्चित माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? पहला है राजनीतिक क्षमता का विकास, दूसरा लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, तीसरा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और चौथा नेतृत्व शक्ति का विकास। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक क्षमता का विकास इसके अंतर्गत नहीं था, बल्कि इसकी जगह क्या था? व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। ध्यान रख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निश्चित 4 उद्देश्य थे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए थे, 4 उद्देश्य निश्चित किए थे, जिनमें से पहला था लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, दूसरा था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, तीसरा था नेतृत्व शक्ति का विकास, चौथा था व्यावसायिक कुशलता का विकास, लेकिन राजनीतिक क्षमता का विकास नहीं था। और यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है सम्मिलित नहीं था। मुझे लगता है समझने में आप सक्षम हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इस पर हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, आप उन्हें वॉच कर लीजिए, विस्तार से डिस्कस किया है। तो भारत में भाषा की समस्या को सुलझाने के लिए त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रस्तुत किया था। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तब भी आप इसे करने में सक्षम हो सकते हैं तुक्का लगाकर। तुक्का कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ पर 3 आयोग दिए हैं, राधाकृष्ण आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, लेकिन एक ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा हट के है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो यही इसका उत्तर हो सकता है, मैक्सिमम संभावना होती है। दूसरा ये भी आप समझ सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, यानी लंबा है 3 ऑप्शन के मुकाबले। तो जब आपको कई बार प्रश्न नहीं आता है, आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी गैस कीजिए प्रश्न के उत्तर को कि ये इसका उत्तर हो सकता है। ये ऑप्शन इतना बड़ा क्यों बनाया,
या ये तीनों के अलावा थोड़ा सा हट के क्यों बनाया गया है, इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो तुक्का भी सोच समझकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप ऑप्शन को पढ़कर जवाब दे सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1953। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान से सुन लीजिए, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोनों क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे शॉर्ट में NCERT कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी सरल प्रश्न है, मुझे लगता आपको आता होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1961। 1961 में हुई थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। 1978 में NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क प्रकाशित किया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे शॉर्ट में NCTE कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1973। 1973 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझ जाएंगे और आपको ये फायदेमंद भी रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1973 में। स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और 1993 में इसे दिया गया था संवैधानिक दर्जा। 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 1995 में एक्ट के अनुसार इसके परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1973 में स्थापना हुई, 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। किस एक्ट के अनुसार? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 के अनुसार 1995 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। और 1998 में भी हुआ था। क्या हुआ था? करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन का प्रकाशन है। तो 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रकाशित हुआ था। तो ये चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चारों पर मैंने डिस्कस कर लिया है, 73, 93, 95, 98, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को इम्पोर्टेंट बनाकर यहाँ पर डाला है। आखिरी क्वेश्चन ये है और ये आपके लिए है। राज्यों में राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे शॉर्ट में SCERT कहते हैं, की स्थापना का प्रस्ताव किस शिक्षा नीति में किया गया था? जैसे केंद्र में यानी राष्ट्रीय स्तर पर NCERT है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? NCERT राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और राज्यों में क्या होता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्र की जगह राज्य में क्या आ जाएगा? राज्य आ जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और स्टेट लेवल पर होता है SCERT। तो राज्यों में राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किस शिक्षा नीति में किया गया था? ये चार ऑप्शन हैं। सही जवाब को तुरंत ही कमेंट में हिट कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भूले हैं तो भूल लीजिएगा, शेयर कीजिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाना भूल गए हैं, वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो कर लीजिएगा। अब हमारे
फेसबुक पेज यूर सिलेक्शन श्योर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल यूर सिलेक्शन श्योर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल यूर सिलेक्शन श्योर पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम विभिन्न जॉब और इसी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट्स को अपलोड करते रहते हैं। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।